नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है और आज टाइम है उसके थोड़े से प्रश्न और उत्तर डिस्कस करने का। हम ये प्रश्न उत्तर का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम ये पाठ कर रहे थे तो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स चल रहे थे, जिसमें हम ठोस के बारे में बात कर रहे थे, द्रव के बारे में बात कर रहे थे, गैसीय स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हर टॉपिक के बाद छोटे छोटे 3 से 4 क्वेश्चंस थे। हमने उस समय, क्योंकि हमारा वो टॉपिक ऐसा चल रहा था कि हमने बीच में आपसे वो प्रश्न और उत्तर नहीं डिस्कस करे। अब हमारे ये जो प्रश्न उत्तर के सेशंस चलेंगे तो इसमें आपके जो बीच में से जो अच्छे प्रश्न है वो भी हमने लिए हैं और आपके जो पाठ के बाद वाले प्रश्न है उनको भी लेने की कोशिश करी है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। बच्चों, हम लोग क्या है, हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया है और हम ये जानते हैं पदार्थ वो होते हैं जो कुछ कणों से मिलकर बने होते हैं। हम यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे स्नेह, घृणा, हम यहाँ पे जो देख रहे हैं जैसे स्नेह, घृणा, ये सारे हमारे फीलिंग्स है ना, जो हम एक हमारे भाव आ रहे हैं। तो हमें ये बड़ा आसानी से हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इनमें से पदार्थ कौन से हैं। जैसे कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, ये सारे जो हैं ये पदार्थ है। ठीक है, शीतल पेय आप कंफ्यूज नहीं करिएगा क्योंकि ये क्या है, ये द्रव है ना, और हमने द्रव के बारे में पढ़ा हुआ है तो ये इसलिए हम शीतल पेय पदार्थ में रख रहे हैं। दूसरा जो आज का प्रश्न है वो है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? बच्चों, आपने जब हम ये चैप्टर कर रहे थे तो एक मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक सेशन में हमने वो नल की धार का वो हाथ से उंगली से वो धार काटने की बात कर रही थी। वही यहाँ पे आप देखिए एक दूसरे रूप में प्रश्न के रूप में पूछा गया है, तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे? जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है। तो ये हमने क्या करा है कि जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण, तो हमने यहाँ पे द्रव का जो एक खासियत है उसके बारे में लिखा है कि जो कण होते हैं उनके बीच में दूरी अगर हम ठोस से कंपेयर करें तो ज्यादा होती है और दूरी ज्यादा होने के कारण जो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है वो थोड़ा वीक होता है। इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट सकता है। लेकिन यही अगर हम कहें कोई लोहे की चीज है और उसको अगर हम एक अपने हाथ से उसको काटना चाहें, वो नहीं हो सकती है। उसका कारण क्या है, सोचिए। हाँ, क्योंकि उनमें जो कण है वो आपस में बहुत पास पास में है, दूरी एक ना के बराबर है थोड़ी दूरी, लेकिन वो इतनी ज्यादा दूरी नहीं है कि उनके बीच में आकर्षण बल काम नहीं कर सके। इसका अगर हम दूसरे रूप में कहें तो आकर्षण बल बहुत स्ट्रांग होता है। ये मैं ठोस के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम कोई ठोस वस्तु नहीं काट सकते। तो ये आपको हम एक थोड़ा सा आइडिया देते चले जा रहे हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने कोई एक पदार्थ का नाम लेके कहा इसको हम काट सकते हैं, तो इसी प्रकार आपके सामने दूसरा कोई पदार्थ आ सकता है जिसके पूछ सकते हैं कि हम काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, और उसका कारण पूछ सकते हैं। तो मेन आप ये याद रखें कि ठोस, द्रव और जो हमारी गैसीय स्टेट है उनमें कणों के बीच की दूरी क्या होती है, उनके बीच में आकर्षण बल कैसा काम करता है, और उस आधार पे आप किसी भी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब हम लोग आज के तीसरे क्वेश्चन पर जा रहे हैं कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो हमेशा हम याद करें, जब हमारे गर्म करने की बात करते हैं तो हमें उसके साथ गतिज ऊर्जा की बात करनी होती है, और उसी का आधार लेके हमने ये उत्तर बनाया है। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा अपने तापक्रम बढ़ने से वो बढ़ती है। गर्म खाने के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अधिक गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, जो गर्म खाने के जो कणों में
विसरण डिस्पर्शन ये एक बहुत अधिक होता है, मीन्स वो सब तरफ बहुत आसानी से फैल जाते हैं। इस कारण जो गर्म खाने की गंध है वो कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, जबकि जो ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना होता है। आप चाहें तो इसमें ये और ऐड कर सकते हैं कि ठंडे खाने में जो है उनके कणों की जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा वो बहुत कम होती है, तो इस कारण विसरण की क्रियाविधि नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि हमें एक ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना होता है। एक और जो प्रश्न है आज का वो है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस प्रश्न को देखें तो ये एक बहुत जनरल प्रश्न है, लेकिन अगर हम इसका प्रश्न के उत्तर को अगर हम समझ लें तो हम बहुत से जटिल क्वेश्चंस जो हैं प्रश्न है उनके उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पदार्थ के कणों की विशेषताएं, तो यहाँ पे हम जो एक विशेषताएं हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और इस जो रिक्त स्थान के ही हेल्प से हम ठोस, द्रव और गैस की स्टेट को एक एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना। फिर हमारा दूसरा जो है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो अब हम फिर गतिशीलता के आधार पे हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणुक आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पे ये जो एक आपस में जो इनके कणों के बीच जो एक बल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम अगेन हम उस चीज के बारे में सोच सकते हैं अपना रिवीजन के लिए कि ठोस में आकर्षण बल कैसा होता है, द्रव में आकर्षण बल कैसा होता है और गैसीय अवस्था में क्या होता है। तो अगर आप देखें तो हमारा पूरा अगर चैप्टर का देखिए यही आधार है, और ये चीज अगर हमें क्लियर हो गई तो हमें कैसे भी प्रश्न पूछे जाए, कोई भी उदाहरण देके उसके प्रश्न बनाए जाए कि हम ये चीज काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, हम कितनी सरलता से काट सकते हैं, वो कितना फैल सकता है, ये सब जो हमारे ऐसे प्रश्न बनते हैं, अगर हमने इन सब का एक बेस ले लिया कि उनके बीच में रिक्त स्थान कैसा है, उनमें गतिशीलता कैसी है, उनमें बल कैसा कार्य कर रहा है, उसके आधार पे हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये प्रश्न जो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमें बेस मिल गया है और इसकी हेल्प से हम कितने और प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। फिर हमारा जो आज का है वो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ से आपसे कभी कभी टीचर थोड़े स्मार्ट होते हैं, वो आपसे घनत्व पूछ सकते हैं। आप कहीं घनत्व तो हमने पढ़ा नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे आपके प्रश्न में ही उन्होंने दे दिया है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी दिखा रखा है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो यहाँ पे वायु है, फिर चिमनी का धुआं, हम क्योंकि हमें घनत्व को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, रुई, जल, शहद, चौक, लोहा। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा एक और प्रश्न आ रहा है वो है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को आप सीक्वेंस में डालिए, सारणीबद्ध कीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो इसका उत्तर देखिए, हमने ये चार्ट की हेल्प से दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं ठोस, द्रव और गैस की, और यहाँ पे उनकी अवस्थाएं आकार, आयतन, सीमाएं, संपीड्यता, गतिज ऊर्जा और विसरण। तो आकार की जब बात कर रहे हैं, ठोस में निश्चित आकार होता है, द्रव में अनिश्चित आकार होता है और गैस में भी अनिश्चित आकार होता है ना। ठोस, ये मैंने जैसे आपको पेन दिखा रही हूँ, ये ठोस है, और इसमें अगर हम देखें तो इसका पूरा एक आकार है, उसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर हम ये सब चीजें फिक्स है। लेकिन अगर द्रव की बात करें उसका कोई आकार नहीं होता, हम ये जानते हैं कि वो जिस हम बर्तन में रखते हैं वो वैसे ही आकार का बन जाता है, और गैस भी हमारी अनिश्चित होती है। आयतन की बात कर रहे हैं तो निश्चित आयतन होता है ठोस में भी और द्रव में भी,
लेकिन गैस में जो आयतन है वो अनिश्चित होता है। सीमाएं करें तो सीमाएं हम जैसे ठोस का मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि उसकी सीमाएं निश्चित होती हैं, स्पष्ट होती हैं। द्रव की जो सीमाएं हैं वो अस्थिर होती है, अस्पष्ट होती है, और गैस की भी अस्थिर और अस्पष्ट होती है। तो इसको आप अगर देखें तो गैस, क्योंकि हम देख नहीं सकते, तो मैं द्रव का एग्जांपल देती हूँ कि आप जल है, आपका एक ग्लास पूरा मेजरमेंट ले रखा है, आपने एक कप ले रखा है, और उसको 3-4 बार आप डालिए, हर बार आप देखेंगे एक नई आकृति में वो एक कप जल आपका फैलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं द्रव की सीमाएं अस्थिर होती हैं, अस्पष्ट होती हैं। संपीड्यता की बात कर रहे हैं तो इसमें संपीड्यता नगण्य है, द्रव में भी नगण्य है, लेकिन गैस में संपीड्यता अधिकतम है। गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ये बहुत कम होती है, इनमें गतिज ऊर्जा निम्नतम होती है। द्रव में थोड़ी सी हमने माध्यम रखी है, और गैस में सबसे ज्यादा अधिक, अगर मैं कहें सबसे ज्यादा मीन्स अधिकतम। ठीक है। विसरण की जब बात कर रहे हैं तो ठोस में नगण्य है, द्रव में माध्यम है, और जो गैस है वो उसमें अधिकतम है। विसरण है ना, जब भी हमने अभी ठंडे और गर्म खाने के बारे में अभी जस्ट अभी हमने बात करी। तो ये हमारे एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब टाइम है आगे का देखने का। तो यहाँ पे अगर हम जब ये इनके आधार पे बात कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। तो दृढ़ता की बात करें, ठोस में प्रबलतम होता है, द्रव में मध्यम होता है, और गैस में नगण्य होता है। संपीड्यता की बात करें, गैसों में अधिकतम होती है, इसलिए उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, परंतु ठोस और तरल में संपीड्यता नगण्य होती है, इसलिए ठोस और द्रवों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगेन आपको एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि आपको अगर किसी ठोस पूरा एक कॉमन करके पूछ सकते हैं कि कोई ठोस, या किसी एक ठोस का एग्जाम्पल देके कोई बॉक्स कुछ और ऐसा टेबल, किसी एक का आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं कि इसमें आप बताएं संपीड्यता कैसी होगी। तो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए, उदाहरण है, तो पहले आप उनको कैटेगराइज करें कि वो ठोस में आ रहे हैं, द्रव में आ रहे हैं, गैस में आ रहे हैं, और उसके आधार पे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तरलता की बात करें तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है तरलता कहलाता है। तरल पदार्थ को रखने के लिए बर्तन आवश्यक होता है। तरलता की मात्रा ठोस में एक नगण्य, गैसों में अधिकतम है, और द्रव्यों में मध्यम। बर्तन में गैस का भरना, ठोस अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता, जबकि द्रव अपने धारक का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैसें अपने धारक को पूर्णतः भर देते हैं और अपने धारक का ही आकार एवं आयतन धारण कर लेते हैं। तो आप क्योंकि आप देखते हैं कि कैसे ठोस अपना पूरा एक स्पेस नहीं ले पाता है, कि उसकी जितनी अपनी स्पेस होती है वो होती है, और जो द्रव होता है वो क्या होता है, वो जो बर्तन में होता है उसका आकार ले लेता है। लेकिन आपका अगर गैस की बात करें तो आप का जितना भी उसके पास स्पेस मिलेगा वो उतना, क्योंकि विसरण की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो सब तरफ फैल सकती है। गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम, द्रवों में अधिक तथा गैसों में अधिकतम होती है। घनत्व की बात कर रहे हैं तो ठोस का घनत्व उच्च होता है, द्रवों में औसत तथा गैसों में घनत्व न्यूनतम होता है। तो घनत्व अगर हम देखें तो घनत्व का हमने देखा था ना, है ना, डेंसिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, और इस प्रकार से हमारे पास देखिए 4 इनके हमें कारण बताने हैं। ये मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक एक ये पॉइंट पढ़ के हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक पहला पॉइंट का आंसर डिस्कस करते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैसों, अब इसका उत्तर हम कैसे दे रहे हैं। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणु जो होते हैं वो अत्यधिक तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। इसी कारण उस धारक को पूरी तरह भर देते हैं जिसमें रखा हो जाता है। ठीक है। तो क्योंकि हमने सबसे पहले बताया कि इनमें अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है,
और जो आकर्षण बल होता है वो एक नगण्य। ठीक है। तो अब हम दूसरा देखते हैं, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो गैस जो होती है वो क्या होते हैं, वो एक प्रेशर क्रिएट करती है जिस बर्तन में वो होती है। तभी हमें क्या होता है, हम इसका एक चीज मैं यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब हम गैस किसी चीज में भरते हैं, और सबसे अगर सिंपल एग्जांपल लें, अगर हम किसी गुब्बारे में भर रहे हैं, हम अपने साइकिल के टायर में भर रहे हैं, क्यों हम बार बार चेक करते हैं कि और उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट रखते हैं कि इतनी ही गैस भरी जाएगी, हम ज्यादा क्यों नहीं भर देते। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें लगता है कि हमें सुबह से शाम हो जाएगी, तो हम अपने साथ खूब अपना पानी खाना पीना लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपने टायर में ज्यादा गैस क्यों नहीं भर लेते हैं कि हमें फिर बहुत टाइम तक नहीं भरवानी पड़े। इसका कारण यह है क्योंकि गैस एक जो जिसमें बंद होती है, जिसके अंदर भरी जाती है गैस, क्योंकि उनके अणु में इतनी गतिशीलता है, वो लगातार जिस में वो भरे गए हैं उसकी दीवारों पे एक प्रेशर बनाते हैं। तो अगर गैस का हमने ज्यादा भरी तो उनके जो कण हैं वो अधिक हो जाएंगे, और उस पर जो उनके जिस बर्तन की वॉल पर है उस पर बहुत अधिक प्रेशर लगेगा और वो फट सकता है। इसलिए हमेशा अगर आप कार है तो आप देखिए प्रॉपर एक मेजरमेंट होता है कि आप इतनी ही हवा भर सकते हैं टायर में। साइकिल में भी अगर आप भरते होंगे तो आप देखते होंगे कि बार बार हम प्रेस करके देखते हैं कि हमें जितनी चाहिए उतनी भरी गई है या नहीं। तो यही है इसका हमारा कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, इस कारण दीवारों पर दबाव डालते हैं। तो आप अगर घर पे आप गुब्बारा फुलाते हैं तो क्या होता है, बस 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 ज्यादा नहीं करना, नहीं तो फट जाएगा। इसका अब अगर देखें साइंटिफिक वे में तो इसका उत्तर यही एक रीजन है कि क्योंकि हम ज्यादा गैस बढ़ने से उनके कणों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहते, और इस कारण हम दाब अपना एक कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जो उसके जो जिसमें भर रहे हैं उसके वो जैसे प्रोटेक्टेड रहे। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो जो लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। सिंपल है ना। अब अगर हमें ये आकार आयतन का अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम कहेंगे वो तो ठोस होती है, उसका कारण क्या दे। लेकिन अब हम साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान है, तो हमें थोड़ा सा साइंटिफिक आंसर भी देना आना चाहिए। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो हवा का जो है अगर हम हवा की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम गैसों की बात कर रहे हैं। एक अणुओं के बीच अंतराणुक बल नगण्य होता है, जबकि ठोस के अणुओं के बीच अंतराणुक बल वो बहुत अधिक होता है, या हम कहें अधिकतम होता है। इस कारण हम उनको काटना हमें एक कठिन होता है। तो देख लीजिए जहां हमारे कॉन्टेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं वहां से कुछ चीज काटना एक डिफिकल्ट हो जाता है। फिर जो एक और प्रश्न आ रहा है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो बर्फ का टुकड़ा क्यों जल में एक तैर पाता है। बर्फ का टुकड़ा ठोस होने के बावजूद क्या होता है, उसके अंदर हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं। क्योंकि एयर क्या, अगर हम जानते हैं ना, जो उसको खाली स्पेस मिलेगी वहां पर एयर होगा। जब मैं चैप्टर कर रही थी तब भी मैंने कहा था अगर खाली ग्लास रखा है तो आप ये नहीं कह सकते ये खाली ग्लास है, उसमें हवा भरी हुई होती है। ठीक है। सो यहाँ पे भी ये है कि इसके अंदर जो उनको स्पेस मिल रही है उसके अंदर क्या होता है, ये जो आपकी हवा है ये अंदर कैद हो जाती है, जिससे बर्फ का जो घनत्व जल के घनत्व से वो कम हो जाता है। और जल में से कम घनत्व होने के कारण जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो जल में तैरता है। तो याद रखें कि अगर हम दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं और जानते एक चीज दूसरे सरफेस पे तैर रही है, इसका अर्थ है कि जो तैर रही है उसका घनत्व जिस पर तैर रही है उससे वो एक जो घनत्व होगा वो कम होगा। सो बच्चों आज हमने बहुत प्रश्न और उत्तर देखे, और
उत्तरों के साथ जितने मैंने आपको आंसर्स दिए हैं, कोशिश ये करिए कि उससे रिलेटेड और कितने प्रश्न बन सकते हैं उनको भी समझते जाएं। तो हमें अगर देखेंगे ये, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल एज इट इज भाषा याद करनी पड़े। हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, मेन उनका आंसर देने का तरीका समझ में आ गया है, तब हम अपने भी शब्दों में एक सही उत्तर लिख सकते हैं। तो कोशिश करें आप इन सबको रिवाइज करें, पढ़ें, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आपको रिलेशन बना सकें, और जितने उत्तर है वो आपके सामने है, सारे प्रश्नों के उत्तर। इसके बाद भी आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जिसका आप उत्तर चाहते हैं, तो या आप कुछ हमसे एक रीचेक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यही रोक रहे हैं, लेकिन एक और मैं सेशन लूंगी जिसमें हम प्रश्न और उत्तर और डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।